तो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक के जो एडिक्विटी पैटर्न वाले मॉक हैं उनको। पहले एक बार प्लीज़ सुन लेना ये सारी चीज़ें, फिर आगे भागना। मतलब मेरे को पता है बहुत से लोग जैसे आते हैं, मतलब डायरेक्टली अपना क्वेश्चन जो भी डाउट का होता है वो देख के निकल लेते हैं। एक बार ये इन्फॉर्मेशन सुनना ज़रूरी है। आगे की फिर वीडियोज़ में मैं कोई बात नहीं करूँगा, डायरेक्टली अपन आएँगे, सॉल्यूशन करेंगे और टाटा बाय-बाय, ठीक है? एक बार बस ध्यान से सुन लो। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहले ही एक मतलब जैसे वीडियो मतलब से उससे बता दिया था कि जितने भी ये एडिक्विटी पैटर्न वाले जो मॉक हैं वो एकदम इर्रेलेवेंट हैं। तो मतलब जैसे मतलब आप लोगों ने जैसे इतना ज़्यादा बोला कि मतलब हमको तो चाहिए ही चाहिए सॉल्यूशन ऐसे-वैसे, तो फिर जैसे उसी चीज़ को देखते हुए सॉल्यूशन तो मैं करवा रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मतलब जैसे फिर इसके बाद में कोई आके ये नहीं बोलेगा कि मतलब इनमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम कैसे कर पाएँगे इनको या ऐसा कुछ भी। क्योंकि ये चीज़ जैसे पहले ही मैं मतलब क्लैरिफ़ाई कर चुका हूँ कि बहुत इर्रेलेवेंट है, बहुत लेंथी है, बहुत हार्ड हैं क्वेश्चन्स। ऐसा एग्ज़ाम में पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। 70 टू 80% जैसे मतलब क्या 70 टू 80% बोल दो या फिर ऐसे बोल दो कि 50 से 60% क्वेश्चन अभी भी ईज़ी होंगे, 10 से 20% मॉडरेट होंगे, 10 से 20% हार्ड होंगे, जिनको आप स्किप कर रहे होगे। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं ऑलरेडी पेपर्स में। तो मतलब कोई भी ये नहीं सोचेगा कि ऐसा अगर पेपर आ जाएगा तो क्या होगा मेरा? ऐसा नहीं आने वाला है पेपर। बस एक मतलब ये जो मॉक आप सॉल्व कर रहे हो उनको इस हिसाब से मेंटालिटी से मतलब सॉल्व करना कि मैं चीज़ें बस यहाँ से सीख के जाऊँ। ना कि मतलब मैं इस एक पेपर के हिसाब से जज करूँ कि मतलब ऐसा पेपर आएगा तो मेरे कितने मार्क्स आएँगे या फिर ये हार्ड हो गया तो फिर मतलब ये सारी चीज़ें। समझ रहे होंगे आप जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो इनको बस ऐसे देखना कि मैं नई चीज़ें सीख लूँ, कांसेप्ट सीख लूँ, क्वेश्चन नए पैटर्न के कैसे होते हैं वो सब देख लूँ। क्योंकि एक्चुअली में तो ये एडिक्विटी पैटर्न बेस मेरे को लग भी नहीं रहे हैं मतलब कि, लेकिन फिर भी ठीक है चलो, सारी बातों को साइड करके, हर एक चीज़ को मैंने इग्नोर किया, उस वीडियो के बावजूद भी, और सिर्फ़ आप लोगों ने इतना बोला तो बस मैं करवा रहा हूँ, तो उस हिसाब से देख लेना चीज़ों को, ठीक है भाई? स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली आज के बाद में आएँगे, 15 के 15 मॉक जैसे अपन सॉल्व करके निकल जाएँगे, कोई फालतू बकवासबाज़ी आपको वैसे भी पता है नहीं होती है। ठीक है तो भाई, अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से, बहुत बातें हो गई हैं। देखिएगा भाई, पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इंडियन क्रिकेट टीम को सेलेक्ट करना है 16 प्लेयर्स में से, जिसमें 6 बॉलर्स हैं, ठीक है? और बोल रहे हैं कि कितने वे से टीम सेलेक्ट करी जा सकती है, जहाँ टीम में एटलीस्ट 4 बॉलर्स तो हो ही हो। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का एकमात्र तरीका जो ईज़ी है, लेकिन कैलकुलेटिव है, लेंथी मिलेगा, और ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेंथी ही रहेंगे मेथड्स। लेकिन देखो, इसमें क्या होगा, केसेस बनेंगे। कैसे? क्योंकि एटलीस्ट 4 बॉलर की ये बोल रहा है कि 4 बॉलर तो होने ही होने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हों। अरे लेकिन ज़्यादा भी ऐसे थोड़ी है कि 10 के 10, 11 के 11 हो जाएँगे। हैं ही जब 6 बॉलर्स तो मेरे पास में, तो मैं या तो 4 ले सकता हूँ या 5 या 6 ले सकता हूँ, ठीक है? और ये नॉलेज होनी चाहिए भई कि क्रिकेट टीम में 11 मेंबर्स होते हैं, इसने क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि 11 मेंबर की टीम बनेगी, कॉमन सेंस से अपन कर लेंगे, ठीक है? तो मैं तीनों केसेस बना लेता हूँ, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, तीनों की वैल्यूज़ निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेंथी रहेगा, पर कोई बात। देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि 16 प्लेयर्स में से चूज़ करना है, 6 बॉलर्स हैं। भई अगर 6 बॉलर हैं, 16 बंदे टोटल थे, मतलब 10 बंदे पक्का बैटिंग करने वाले होंगे, ठीक है? अब देखो, ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 4 बॉलर, तो पहला केस ले लेते हैं जिसमें 4 बॉलर हों, टोटल 11 बंदों की टीम होनी चाहिए, मतलब 7 बंदे बैटिंग करने वाले हो जाएँगे। बैटिंग करने वालों को सी से लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहेगा, ठीक है? वरना बी और बी दोनों सेम हो जाएँगे। अब देखो, अब या फिर मैं 5 बॉलर ले सकता हूँ या फिर मैं 6 के 6 बॉलर ले सकता हूँ, यही 3 केस बनेंगे मेरे। अब 5 बॉलर ले लिए तो 6 बैटिंग वाले बंदे लेंगे, 6 बॉलर ले लिए तो 5 बैटिंग वाले, इधर 1 बढ़ेगा तो इधर 1 कम होता जाएगा, कॉमन सेंस। इनकी वैल्यूज़ लिख दो अब। भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत डिटेल से पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके कंप्लीट कर लेना, ठीक-ठाक। मतलब बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है उस चैप्टर की। पीएनसी में भी बहुत जैसे प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ आता है उसका, ठीक है? तो अब देखो, 4 बॉलर चूज़ करना है, सिर्फ़ कॉम्बिनेशन मतलब अपन को चूज़ ही करना है, सिर्फ़ उनका संचय ही करना है, कोई क्रम में नहीं लगाना है, अरेंज नहीं करना है। तो डायरेक्टली अपन सी का यूज़ करेंगे, और कैसे करेंगे कि भई 4 बॉलर चूज़ करने हैं 6 में से, यानी 6C4, यहाँ 5 चूज़ करने हैं, 6C5, यहाँ 6 के 6 ही चूज़ करने हैं, 6C6 आ जाएगा। आगे क्या लिखते हैं, 7 बैटिंग वाले बंदे चूज़ करने हैं 10 में से, तो 10C7 आएगा, यहाँ 10C6 आएगा, यहाँ 10C5 आएगा। देखो, समझाने में वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता है, खुद से करोगे ये चीज़ें तो बहुत जल्दी हो जाएँगी। अब इनकी वैल्यूज़, भई एक फ़ॉर्मूला होता है, वो थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जैसे
यहाँ बता देता हूँ कि एनसीआर जो होता है ना, वो एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। बताया हुआ है फॉर्मूला, चैप्टर पढ़ाते टाइम। तो मैं 10C7 को 10C3 लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले के हिसाब से। ऐसे ही 64 को 62 लिख सकता हूँ। अब ये बार-बार लिखने की नीड नहीं है, ये दिमाग में चलनी चाहिए कैलकुलेशन करते टाइम अपने की। और 62 को मतलब अपन एनसीआर को एक्सपेंड कैसे करते हैं कि n का फैक्टोरियल कर लेते हैं ऊपर, तो अपन लेकिन ऐसा मत करो। उससे भी ज़्यादा बेटर पता है क्या है कि 6 का जैसे वैल्यूज़ कम करते हुए लिखो, लेकिन 2 वैल्यूज़ तक। यानी 6 इंटू 5 अपॉन में अब नीचे 2 का फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1। जिन्होंने पढ़ा है वो समझ रहे होंगे, वरना तो फिर मतलब आप ऐसे ही करते रह जाओगे। ठीक है, अब 10 से 3 हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 वैल्यूज़ तक गया मैं और नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ रहा होगा आपको। 65 को क्या बोल सकते हैं? ये हो जाएगा 6 सिर्फ। और क्योंकि 65 को मैं 61 भी लिख सकता हूँ और NC1 की वैल्यू n ही होती है, फॉर्मूला भी बताया हुआ है। 10C6 को 10C4 लिख दो, यानी 10 इंटू 9। अरे प्लस क्यों आ रहा है? प्लस प्लस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा। भई इसने बोला है कि ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, तभी पूरी टीम चुनी जाएगी, तो मल्टीप्लाई आएगा। ये ध्यान रख लेना भई, हर जगह मल्टीप्लाई कर लो, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बटे 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये देख लेना भाई 10C4 कैसे बन गया इस फॉर्मूले के हिसाब से, कोई पूछना मत ये सारी चीज़ें, ठीक है? क्योंकि पढ़ाया हुआ है सब। एनसी की वैल्यू 1 होती है, 1 आ गया। 10C5 को तो भई ऐसे ही कर लेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बटे 5 का फैक्टोरियल 5, 4, 3, 2, 1। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था 5 का फैक्टोरियल और उसकी वैल्यूज़, लेकिन थोड़ा मुश्किल पड़ जाती। याद है, पर अब क्या होगा कट जाएँगे ये, तो ईज़ी बन जाएगा, इसलिए मैंने पूरी वैल्यूज़ लिखी हैं। काट लो भई इनको, ये 3 बार कटेगा, 15 गुणा, अब ये 3 बार कट रहा है, ये 4 बार कट रहा है। 120 इंटू 15 करना है। देखो बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ आएँगी और उधर आंसर भी बड़े-बड़े ही दिख रहे हैं। 4 दूनी 8 कट गया, ये 3 बार कट गया, 210 इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम लगाएँगे क्या? नहीं लगा सकते क्योंकि देखो तीनों ही ऑप्शन सेम है। डिजिटल सम तो नहीं लगा पाएँगे। यहाँ देखो 5 इंटू 2 से 10 कट गया, 4 से 8 2 बार कट गया, 3 से 9 3 बार कट गया। 3 दूनी 6, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 7 आ रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बोल के बता रहा हूँ 36 इंटू 7 लिखा है, पीडीएफ में मिल जाएगा। अब लेकिन ये सारे केसेस ऐड हो जाएँगे तो पहले इनको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे, भाई देखो क्या आएगा 0 12 पंजे 60, 12 और 6 1800 आ गया। फिर 0 और 6 और 6 1260 आ गया। 7 छिंग 42 का 2 4 कैरी लगी, 7 तिये 21 और 4 25 आ गया। 0 ये आ जाएगा 8 2 10 2 12 और 1 13 और ये आ जाएगा 3310 3312 सॉरी 3312 तो 3312 ये आपका आंसर है। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चंस लेंथी होंगे। खुद सोल्व करोगे तो थोड़ा-सा टाइम सेव कर लोगे कैलकुलेशन के अंदर, बाकी इतना करना ही पड़ेगा। और लेकिन एक बात बता देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ के पता लग जाता है कि भई पहले ही मेरे को देखो दिख गया था कि एटलीस्ट 4 बॉलर का करना है, तो केसेस बनेंगे। मैं उसी टाइम इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके चला जाता। अगर लास्ट में मेरे पास में टाइम बच रहा है 1 से डेढ़ मिनट का, तो मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा, वरना मैं इसको 100% स्किप करूँगा क्योंकि ये मेरे आगे के 1-2 क्वेश्चनों का टाइम खा सकता है। क्या पता आगे क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो, ईज़ी हो, पढ़े हुए चैप्टर्स वाला हो जैसे परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना बेटर माना जाता है। आगे आओ। अब जैसे इस क्वेश्चन को अपन नहीं छोड़ सकते हैं, ये अपन स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट फ़ॉर्मूला है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्या? कि भई देखो इसने बोला है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का रेशियो बताओ। दोनों के फ़ॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। फ़ॉर्मूले बहुत ईज़ी हैं, मैंने याद भी करवाए हैं कि अंडर रूट में दोनों फ़ॉर्मूले सेम चलते हैं, देखिएगा। डी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी R1 और R2 का स्क्वायर आता है, यहाँ भी R1 और R2 का स्क्वायर आता है। रूट पूरे पे रहता है, एक में माइनस, एक में प्लस, इतना ही फ़र्क आता है। और ये भी कैसे याद करोगे, कन्फ्यूज़न दूर कर लो कि ट्रांसवर्स में जो टी है ना, वो प्लस जैसा दिखता है, तो ट्रांसवर्स वाले में प्लस वाला फ़ॉर्मूला आएगा और बाकी डायरेक्ट वाले के अंदर माइनस वाला आ जाता है। निमोनिक्स बना लेना आपने। मैं वैल्यूज़ रख देता हूँ। फ़ॉर्मूला लिख के टाइम वेस्ट कभी नहीं करना। डायरेक्टली आप वैल्यूज़ रख देना अंडर रूट के अंदर और अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट भी कट जाएँगे, पर मैंने बस लिख रहा हूँ, देख लेते हैं। बाकी इसने ऑप्शन ऐसे दिए हैं, तो रूट काटने की भी नीड नहीं है। देखो अब क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस, एक बार तो 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और एक बार 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो भई ये तो आ जाएगा रूट 51 और ये आ जाएगा रूट 99। ऑप्शन नहीं मिलेगा ऐसा क्योंकि ये कटे हुए हैं। कैसे? देखो उसमें 3 कॉमन आ रहा है, मतलब रूट 3 इंटू 17 बच रहा है।
नीचे वाले में √3 इंटू 33 बच रहा है। √3 कट गए, 17 और 33। लेकिन अब ये भी देख लेना एक बार, चलो अभी 33 और 17 का एक ही ऑप्शन आप टिक कर दोगे, लेकिन क्या पता वो 2 ऑप्शनों में दे देता और उनको उल्टा घुमा देता। तो बस एक बार चेक कर लेना कि आप ट्रांसवर्स बाद में पूछा है या कॉमन बाद में पूछा है। ट्रांसवर्स बाद में है, मतलब प्लस वाली चीज़ बाद में है, यानी प्लस वाली मतलब ये वाली बाद में है, यानी 17 वाली बाद में है, तो ये अपना आंसर तो सही आना होगा। 3 नंबर पे आते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लेंथी है। ये पता है क्वेश्चन कब अच्छे लगते हैं? जब अपन चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ताकि एक नॉलेज मिल सके, या फिर जब अपन 10th 12th क्लास में होते हैं और जब अपन को 5-5 नंबर वाले 7-7 नंबर वाले क्वेश्चन करने होते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। कंपटीशन वाइज मतलब पेपर के अंदर नहीं है भाई ये वैलिड चीजें, तो कोई नहीं, कर लेते हैं। एक आइडिया मिलेगा, क्या पता इसका एक पोर्शन अपन को पूछ ले एग्जाम के अंदर, तो फिर वहां वो नॉलेज काम आ जाएगी। डिटेल में देख लेते हैं। एक वेल है, पहले समझा देता हूँ मैं क्या होता है। एक वेल है, मतलब कुआं है। तो जैसे देखो ये अपनी ज़मीन का लेवल है, तो कुआँ इस तरीके से बनता है। हाँ या ना? कुआँ एक सिलेंडर जैसा होता है, तो कुआँ ऐसे खोदा जाता है, ये ज़मीन का लेवल है। और आप जैसे यहाँ पे खड़े होते हो और फिर आप ऐसे कुएँ में, ठीक है, समझ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका इंटरनल डायमीटर 10 है, यानी कि डायमीटर अगर 10 है मतलब रेडियस 5 है, इतना समझ में आ रहा है। और डेप्थ इसकी 10 मीटर है, यानी ये 10 मीटर गहरा है। पूरी कहानी को एक बार समझना, क्वेश्चन्स कितने ईज़ी लगेंगे आप खुद डिसाइड करोगे। ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? अर्थ टेकन आउट। अब अर्थ का ये बात नहीं है कि ज़मीन, मिट्टी निकाली है अपन ने, ठीक है? उस मिट्टी को इसके बाहर चारों तरफ अपन ने स्प्रेड किया है। भई वैसे देख लेना ये कुआँ गोल है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा दिख रहा है, कुआँ गोल है। तो इस गोल कुएँ के चारों तरफ आप क्या कर रहे हो? मिट्टी को स्प्रेड कर रहे हो। तो इस मिट्टी को जब आप स्प्रेड करते हो ना, तो ऐसे कैसे समझाऊँ आपको? ठीक है, जैसे ये देखो। ये जैसे कुआँ है आपका, ठीक है? ये दिख रहा होगा कुआँ है इस तरीके से। अब इसमें से मैं मिट्टी निकाल के इसके चारों तरफ ऐसे लगाऊँगा, तो वो ऐसे ऊपर उठती जाएगी, उठती जाएगी, उठती जाएगी। उस चीज़ को अपन बोलते हैं एम्बैंकमेंट। यानी कि एक तरीके से अपन ने कुएँ के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना दी कि एक तो गिरने से बच जाए और उसके अंदर से जो मिट्टी निकाली है वो भी काम आ जाए। ये काम होता है एक तरीके से, उसको एम्बैंकमेंट बोला जाता है। ये देखो यहाँ पे बोला भी होगा, तटबंध बनाया जाता है। समझ में आ रहा होगा। तो भई अब इसने क्या बोला कि जो इसकी विड्थ है वो 12 मीटर है, मतलब 12 मीटर तक ऐसे, 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 ऐसे फैलाया अपन ने, ऐसे, ऐसे। मतलब इतना मोटा है वो 12 मीटर टाइप्स, ठीक है। ऐसे बन गया 12 मीटर वाला। तो ये बोला कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, यानी ये एम्बैंकमेंट जो बनेगा कुएँ के ऊपर, अब ये ज़मीन से ऊपर उठता जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो बस ये ऐसे पूछ रहे हैं कि ज़मीन से कितनी हाइट पे ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। हर एक चीज़ ईज़िली समझ में आ जाएगी, बहुत ध्यान से बस अब चीज़ों को देखना। भई हाइट कैसे निकालेंगे? एक चीज़ समझो आप कि कैसे बता दूँ आपको? ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है? किसी भी चीज़ की वॉल्यूम होती है उसका बेस का एरिया इंटू उसकी हाइट, यही होती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले जितनी भी अंदर से मिट्टी निकलेगी, मतलब पहले एक ओवरव्यू ले लो पूरे क्वेश्चन का, फिर देखोगे ईज़िली समझ आएगा। मैं क्या करूँगा, जितने भी अंदर कुएँ में से मिट्टी निकालूँगा, उसका वॉल्यूम ले लूँगा। तो मेरे पास में एम्बैंकमेंट का भी वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, उसी मिट्टी से तो बनाया अपन ने। ठीक है, फिर अपन एम्बैंकमेंट का एरिया निकालेंगे बेस का। रेडियस है अपने पास में, ईज़िली एरिया आ जाएगा। उसको इंटू अपन हाइट कर रहे होंगे, तो वो हाइट अपन को वहाँ से ईज़िली मिल जाएगी। अब देखिएगा, पहले मैं लिख देता हूँ, मैंने जो फ़ॉर्मूला बोला वो कि वॉल्यूम बराबर होता है एरिया, और एरिया किसका? बेस का, और इंटू आ जाती है हाइट। ये फ़ॉर्मूला काम में लेंगे। अब देखिएगा, करना क्या है कि मिट्टी का अब अपन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो भई वॉल्यूम ऐसे निकलेगा कि इंटरनल डायमीटर 10 मीटर है, रेडियस 5 मीटर हो गई, ठीक है। डेप्थ इसकी 10 मीटर है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। मैं पाई में ही रखूँगा पूरे क्वेश्चन को, या तो कहीं न कहीं कट जाएगा या फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, एक बार पाई में रख लेंगे। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, इंटू हाइट 10, मतलब 250 पाई जो है वो मिट्टी की वॉल्यूम आ गई, और यही अपने एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम होगी। तो मैं 250 पाई के बराबर अब एरिया ऑफ बेस रखूँगा और इंटू में हाइट आ जाएगी जो मेरे को निकालनी है। ये काम करेंगे अपन। अब देखिएगा। अब मैं इसका एरिया ऑफ बेस कैसे निकालूँगा? तो भई एरिया ऑफ बेस एक तरीके से ये क्या है? होलो सर्कल है। मतलब ये ऐसे बनेगा होलो सिलेंडर के अंदर से, जैसे देखो ये पतला है, अब ये ऊपर उठता जाएगा, ये भी ऊपर उठता जाएगा। यानी अब होलो का क्या होता है भई, पाई, या तो ऐसे कर लो कि बाहर वाले का एरिया निकाल के अंदर वाला घटा दो, या फिर डायरेक्टली याद रख लो कि पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी लगा। अब देखो कैसे बनेगा? पाई का पाई रह गया, कैपिटल R कैसे निकलेगा?
भई देखो, जो एम्बैंकमेंट था वो 12 मीटर चौड़ा था और पहले से अपने 5 मीटर का कुआँ था। तो 5 और 12 17 हो गई उसकी बाहर वाली रेडियस और अंदर वाली रेडियस तो अभी भी 5 ही रहेगी। समझते जाओ भाई इन चीज़ों को। ये 289 और माइनस 25 करेंगे, 289 माइनस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 264 पाई आ जाएगा। यहाँ रख दो अब 264 पाई, एच आ जाएगा अब इज़िली पाई से पाई कट गया। 250 बटे 264 जो है वो पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा ही काम है। और अगर आपके पास दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं, एक नॉलेज है, तो इज़िली कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है? अब काट लो भई, अब देखो 264 से 10 गुणा करते हैं तो 2640 आएगा। ये जस्ट उससे थोड़ा छोटा दिख रहा है मतलब 0.9 की एप्रॉक्स वैल्यू दिख रही है। और ऐसा ऑप्शन भी मेरे को एक ही दिख रहा है, मैं इसको टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। एप्रोक्सिमेट आंसर निकाल सकते हैं और क्वेश्चन में भी देखो यही बोला है राउंडेड ऑफ टू 2 प्लेसेस करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है भाई 4 नंबर पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म व्होज़ वॉल्यूम इज़ इतना इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज़ अ स्क्वायर। प्रिज्म का ये बोल रहा है क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। देखो सारे क्वेश्चन इर्रेलेवेंट, लेंथी पता नहीं क्या-क्या दे रखे हैं। पर इसका एक पोर्शन काम में आ सकता है। फिर से वही बात है, मैं उसी मेंटालिटी से सोल्व करवा रहा हूँ कि वो डायरेक्टली क्या पता टोटल सरफेस एरिया ना पूछ के हाइट पूछ लेता, वॉल्यूम पूछ लेता, तो वो चीज़ों को अपन देख लेंगे। क्या होता है भई टोटल सरफेस एरिया किसी भी प्रिज़्म का क्या होता है कि आप एलएसए लो और उसमें ट्वाइस एरिया ऑफ बेस ऐड कर दो। एरिया ऑफ बेस ये होता है आपके टीएसए का फ़ॉर्मूला। तो देखो अब मेरे को इसने पूछा क्या है टोटल सरफेस एरिया पूछा है मतलब एलएसए चाहिए और एरिया ऑफ बेस चाहिए। अब अपने पास में क्या है वॉल्यूम दे रखी है और जो स्क्वायर है उसकी साइड और हाइट दे रखी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत कुछ मिल जाएगा इससे देखो। अब भई सबसे पहले तो एलएसए निकाल लेते हैं और एलएसए क्या होता है? एलएसए होता है कि सर्कम्फ्रेंस यानी कि पेरीमीटर बोल दो या फिर सर्कम्फ्रेंस बोल दो, पेरीमीटर बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। सर्कम्फ्रेंस अपन सर्कल के केस में लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू इसमें कर दो हाइट। तो पेरीमीटर क्या आएगा? देखो पेरीमीटर ऑफ बेस आएगा इसका स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 2 है, तो पेरीमीटर 2 इंटू 4 यानी 8 लेकिन मैं एक्स के टर्म्स में लेके चल रहा हूँ तो 8x हो जाएगा और हाइट 5x हो जाएगी, तो ये 40x का स्क्वायर आ जाएगा एलएसए। यहाँ रख दो 40x का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बेस निकाल लो, एरिया ऑफ बेस क्या होगा? साइड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 लेकिन 4x स्क्वायर बन जाएगा 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर बन गया, उसको 2 से गुणा कर दो तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर आ गया 48 एक्स स्क्वायर। अरे लेकिन इस एक्स स्क्वायर का क्या करें? एक्स तो रखना पड़ेगा, एक भी ऑप्शन में एक्स नहीं दिख रहा। उसके लिए क्या करना है? ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम का काम में लेंगे। वॉल्यूम कैसे काम में लेंगे? क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब एरिया ऑफ बेस अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना आया था? 4x स्क्वायर आया था। तो 4x स्क्वायर इनटू हाइट अरे मतलब यही बात है एक तरीके से कि ये रहा 40x स्क्वायर ही रखना है अपन को एक तरीके से। तो नहीं, नहीं 40 कैसे रखना है? अपन को 2 इंटू 2 4x स्क्वायर करना है इंटू 5x करना है। यानी 20x का क्यूब आ जाएगा और ये 1280 0 से 0 कटेगा, 2 से 128 64 बार कटेगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा। x 4 यहाँ पुट कर देंगे, 48 इंटू 16 अपना आंसर आ जाएगा। अगर यूनिट डिजिट देखें तो 8 2 ऑप्शनों में आ रहा है, तो भाई पूरा कर लेंगे या फिर डिजिटल सम लगा लो। 8 हो जाए 12 का मतलब 3, 3 इंटू 7 करना है 21, 21 का मतलब फिर 3 ही आएगा, यहाँ 3 नहीं आ रहा, यहाँ 12 डिजिटल सम तो नहीं लग पाएगा, इसमें देखो इसमें और इसमें सेम आ रहा है। नहीं, नहीं लगाएँगे फिर गुणा कर लो। 16 इंटू 8 128 होता है, 12 कैरी लगेगी, 16 चौके 64 और 2 66 और 76 768 अपना आंसर आ जाएगा। 8 और 7 15 और 6 21 का देखो इसमें और इसमें 3 आ रहा था डिजिटल सम इसलिए वो डिच कर दिया मैंने। डायरेक्टली आप ये वाला गुणा कर लोगे, आसान सा गुणा है। आगे आ जाओ अब देखो, मतलब मैं क्या बोल रहा था कि जैसे वो इतना ना पूछ के, वो डायरेक्टली जैसे ये चीज़ें देता और वो या तो मेरे को x की वैल्यू पूछ लेता, मतलब कि वो ये पूछ लेता एग्ज़ैक्टली इसकी हाइट या फिर साइड बताओ, या फिर वो जैसे सिर्फ़ अपन को अ, छोटी कोई भी चीज़ पूछ लेता, एरिया ऑफ बेस पूछ लेता। वो एक मतलब फिर भी मान लेने लायक चीज़ है, इतना बड़ा अब टीए से भी निकालो, एलए से भी निकालो, वॉल्यूम भी नहीं है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं। 5 नंबर पे आते हैं। धीरे से बैठना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस हैं ही इसके साथ। ठीक है भाई? थोड़ी-सी भी कोई चीज़ मिस होता ही पूरा फिर कैलकुलेशन पूरी फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ध्यान-ध्यान से देखते जाना है, आराम-आराम से करते जाएँ। फ्रॉम अ पॉइंट एस
ऑफ अ टॉप ऑफ 140 मीटर हाई टावर आरएस। आरएस एक टावर है, आरएस बनाने की ज़रूरी नहीं है, 140 बना दो इसको बस डायरेक्ट। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर थीटा एंड अल्फा रिस्पेक्टिवली। तो ये 2 पॉइंट्स हैं और इसने एक बात बोली है कि अल्फा ग्रेटर है वो पास होता है, थीटा दूर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? tan थीटा बराबर 4/5 है। 4/5 है मतलब ये जो है ना, वो 4 है। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, 140 जो है वो 4 की वैल्यू है। अब 5 जब निकालेंगे तो पूरा बेस आएगा ना, क्योंकि ये थीटा है तो वो इस ट्रायंगल का है। तो देखो 5 की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी कर रहा हूँ, 4 तिये 12 और 35 बार कटेगा, 35 इंटू 5 करेंगे, इसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू आ जाएगी पूरे की। 5 पंजे 25, 5 तिये 15, 175 आ गए। इतना काम सही जा रहा है मेरा। आगे चलो, sin अल्फा की वैल्यू 7/√58 है। sin अल्फा sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर मतलब ये 7 है। ये हाइपोटेन्यूस है जो √58 दे रखी है। अगर मैं यहाँ से बेस निकालूँ तो इसका स्क्वायर यानी 58 माइनस इसका स्क्वायर यानी 49 तो क्या आएगा? 9, 9 का रूट लेना पड़ेगा अपन को, यानी ये आ जाएगी 3। अब देखो 140 जो है वो 7 की वैल्यू है मतलब 20 गुणा है, तो इसका 20 गुणा करेंगे तो 20 गुणा 3 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब मेरे से जो भी पूछा है इज़िली बता सकते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ पीक्यू। पीक्यू की लेंथ पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है अपन से क्योंकि पी और क्यू 2 पॉइंट थे थीटा और अल्फा वाले। मतलब 5 माइनस 3 ये 2 की वैल्यू पूछ रहा है या फिर 175 माइनस 60 की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगी 11, 115 आ गई है, 115 यहाँ। ईज़ी था क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली होने लगा। 6 नंबर पे आओ, ये भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। अब देखो, वो बात कि भई जैसे आप इन क्वेश्चन्स के चक्कर में इस क्वेश्चन के चक्कर में ये वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो भई क्योंकि ये स्टार्टिंग से पढ़े हैं, दिमाग में रहते हैं। sin c प्लस sin d का फ़ॉर्मूला लगेगा। लिख देता हूँ फ़ॉर्मूला जिसको ध्यान नहीं है, sin c प्लस sin d। एक तो वो होता है sin a प्लस b वाला, वो अलग चीज़ है, वो भी लगा सकते हैं। sin a प्लस b वाला इसमें लगाओ, फिर sin a माइनस b वाला इसमें लगाओ, फिर सॉल्व करो, पर वो भी लेंदी है। उससे ज़्यादा बेटर ये है। ये फ़ॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और sin सॉरी जब sin होता है वो दोनों को मौका देता है तो cos आ जाएगा और अब माइनस आ जाएगा cos c माइनस d बाय 2 आसान। तो अब वैल्यू रखो भई इसके अंदर क्या आ जाएगा 2 sin c प्लस d इन दोनों को जोड़ेंगे x x कट जाएगा 45 45 90 बनेगा 90/2 करेंगे 45 आएगा। इन दोनों को घटाएँगे 45 45 कटेगा x और x 2x बन जाएँगे बटे 2 करेंगे x आ जाएगा। तो और इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। इस 2 को वो काट देगा √2 टाइम्स यानी √2 cos x आ जाएगा और √2 cos x ये रहा। बहुत ईज़ी था ये। और ये भी ईज़ी है, इसको देखो मैं बताता हूँ। ₹4000 को 5% इस क्वेश्चन को पता है देखो एक बार है ना ऑप्शनों पे नज़र घुमा लिया करो। इतने दूर-दूर ऑप्शन है भई 1100, 1300, 1400, 1800 तो एप्रोक्सिमेटली सॉल्व करेंगे, मैं पूरा नहीं करूँगा और बहुत ईज़ी बन जाएगा देखिएगा। ₹4000 को 5% की रेट से 1 साल के लिए हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है मतलब टाइम तो हो जाएगा दुगना और रेट हो जाएगी आधी, यानी रेट बन जाएगी 2.5%। अब 2 साल के लिए 2.5% के हिसाब से मैं इफेक्टिव रेट निकालूँगा A प्लस B प्लस AB बटे 100 वाला फ़ॉर्मूला लगा के। अब 2.5% की इफेक्टिव निकालेंगे तो देखो 2.5 प्लस 2.5 5 बनेगा और 2.5 और 2.5 1.25 बनेगा। तो 5 में 1 जोड़ लो लगभग, तो 6 बन जाएगा। मैं इसका 6% ही निकाल देता हूँ। मैं सिर्फ एप्रोक्सिमेट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 00 से 00 कटेगा, ये 240 आएगा। अब आगे आ जाओ एक बार। बाकी देखो अगर पूरा करना चाहते हैं ना अपन, तो ढाई और ढाई 5 और अब यहाँ पे आता 1.25 उसमें 2 ज़ीरो के बाद में और पॉइंट लगता तो 0.0125 हो जाता, उसका कोई सेंस नहीं निकलता, 240 रख लो बस। अब आगे हो, ₹2000 के ऊपर 40% की रेट से क्वार्टरली 1 साल के दिया गया है। क्वार्टरली का मतलब 1/4 होता है और 1/4 होता है तो टाइम तो हो जाएगा मेरा 4 साल, मैं यहाँ लिख देता हूँ और रेट का 4 में भाग लग जाएगा यानी 10% आ जाएगी। अब 10% की 4 साल के लिए इफेक्टिव निकालो। 10% का 2 साल के लिए इफेक्टिव अपन को याद रहता है 10 प्लस 10 प्लस 1 यानी 21 होता है। तो अब मतलब ये ऐसे कर रहा हूँ यार मैं, समझो अब चीज़ों को क्योंकि अब बताना पड़ता है। बहुत से बच्चे फिर दोबारा से पूछने लग जाते हैं। देखो इन दोनों को मैं इफेक्टिव निकालूँगा तो क्या आएगा 10 प्लस 10 इंटू सॉरी प्लस में 10 इंटू 10 बटे 100 ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 ये कटेगा तो देखो 10 और 10 20 और एक 21 आ रहा है। यहाँ से भी निकालेंगे तो 21 आ रहा है। अब 21 और 21 का इफेक्टिव फिर निकाल लो। तो 21 प्लस 21 42 बनेगा और प्लस आ जाएगा 441 बटे 100 यानी 4.41 तो मैं इसको 46 से ले रहा हूँ। पॉइंट का गायब कर दो मामला।
या फिर 46.41 भी ले लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसमें तो देखो कट रही हैं चीज़ें। ये 1 पॉइंट खिसक जाएगा। मैं 46 भी लेता तो देखो क्या बनता 92 बनता और एक ज़ीरो आ जाता 920 आ जाता। अब 920 में 240 ऐड करके देखो एक बार 9 और 2 11 1160 के पास में कौन-सा ऑप्शन दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। 100% यही आंसर आएगा। अब अगर मान लो ऐसा होता कि ये ऑप्शन मेरा आ रहा होता 1300 कुछ या फिर ये आ रहा होता 1370 ये 1350 तो मैं 100% इस पे जाता ना। लेकिन अब 1160 है तो पक्का मैंने जो भी चीज़ें ली हैं वो थोड़ा आगे पीछे हुई हैं। यानी 1130 पे मैं टिक करूँगा और आप करके देखना 100% इन चीज़ों को एक्ज़ैक्टली कैलकुलेट ये आ जाएगा आपका। ऐसे ही ट्रीट करना होता है। आगे चलते हैं 8 नंबर पे। कैसे नहीं बढ़ रहा भई? ये तो ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा। ठीक है अब आ रहा है। ना आगे कैसे आ गया? ठीक है, 8 नंबर पे आओ, ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक 3 लीटर का मिक्सचर है वाटर और मिल्क का जिसमें 50% मिल्क है। भई 3 लीटर है जिसमें से 50% मतलब आधा दूध है। यानी 1.5 लीटर दूध है, इधर मिल्क ले लो, इधर वाटर ले लो, 1.5 लीटर ही ये है। रेशियो में बात करें तो 1:1 है। क्वेश्चंस को रेशियो में ही सॉल्व करना चाहिए, ईज़ी रहते हैं, वैल्यूज़ में कन्फ्यूजन दे देते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? ए यार! हाँ, मिट गया पूरा। ठीक है, दोबारा देखो। 3 लीटर का मिक्सचर है उसमें से 1.5 लीटर मिल्क है और 1.5 लीटर वाटर है, यानी दोनों 1:1 में है। अब ये क्या बोल रहा है कि पानी कितना ऐड किया जाना चाहिए ताकि मिल्क 20% बन जाए? मतलब ये बोल रहा है मिल्क 20% मतलब दूध 80%। रेशियो लेंगे 1:4 हो जाना चाहिए। तो एक कॉमन सेंस लगाओ। भई दूध जितना पहले था उतना ही अब है, यानी पहले दूध दूध 1.5 था, अभी भी 1.5 लीटर ही है। 1 की वैल्यू 1.5 है मतलब 1.5 गुना है, तो 4 का 1.5 गुना कर दो, 6 आ जाएगा। भई पहले दूध मेरा 1.5 लीटर था, अब दूध सॉरी इधर वाटर की बातें कर रहे हैं। पहले पानी 1.5 था, अब 6 बन गया। मतलब 4.5 ही तो पानी अपन ने ऐड किया है। इसने यही पूछा था पानी कितना ऐड किया जाना चाहिए? ये आंसर आ जाएगा। कॉमन सेंस है, बहुत ईज़िली हो सकता है। 9 नंबर पे आ जाओ। एबीसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आसान होता है ये, हर बार बस कैलकुलेशन करनी होती है। ये क्या बोल रहा है 1:4:6 में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है। अब ये बोल रहा है 4 महीनों के बाद में ए ने तो डबल कर दिया अपना पैसा, मतलब इसने 4 महीनों तक यही पैसा रखा है और बी और सी ने निकाल लिया, तो इन्होंने भी 4-4 महीने रखा है। अब इन्होंने अलग से कुछ किया है, क्या किया है? ए ने तो डबल कर दिया मतलब ₹1 को ₹2 बना दिया और भैया हमेशा साल के अंत में ही निकालते हैं, तो ये 8 महीने तक अपना पैसा रखेगा। इसने आधा पैसा निकाल लिया, 4 में से आधा 2 निकालेगा, तो अब 2 पैसा रहेगा 8 महीनों के लिए। इसने 6 में से 3 निकाल लिया, तो 3 रहेगा 8 महीनों के लिए। टोटल निकालो। 4 + 16 20 16 और 16 32 24 और 24 48 ठीक है, अब ये बोल रहा है इनको काटो तो काट लो, बाकी नहीं काटोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बोल रहा है साल के अंत में ₹2.5 लाख का प्रॉफ़िट होता है जो टोटल की वैल्यू होती है। 40, 30, 70, 20, 90 और 10 ये 100 की वैल्यू है। ये बोल रहा है बी को कितना मिलेगा? बी को 32 मिलेगा। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो काट दो। अब मैं डिजिटल सम लगाऊँगा लेकिन इज़िली लग रहा है क्योंकि देखो 7 गुणा 5 35 35 का मतलब 8 आना चाहिए डिजिटल सम। इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही आंसर होगा। बहुत ईज़ी था। 10 नंबर पे आ जाओ। डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। करना है इसको, आसान है, पढ़ाया है मैंने पूरा। थोड़ा-सा इसके अंदर एक चीज़ का बस इफ़ेक्ट पड़ेगा कोएफ़िशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। आसान फ़ॉर्मूला है, अभी बता देता हूँ या तो नोट्स में लिख लेना। बहुत ईज़ी चीज़ है। देखो मैं बताता हूँ, मॉडुलैरिटी स्क्यूड डेटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ये पढ़ो। अरिथमेटिक मीन 200 है। एक्स बार लिख दो चाहे मीन लिख दो, बात एक ही है। मीन इसने 200 दे रखा है, जो दे रखा है वो लिखो। कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन आर दे रखा है। अरे कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ-कुछ याद आ रहा होगा तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते टाइम बोला था कि कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन एसडीएम होता है। यानी एसडी अपॉन एम की वैल्यू है और वैसे ये क्या है कि परसेंटेज में होता है तो इंटू 100% लिख देना चाहिए, कोई बड़ी बात। आगे चलो, कोएफ़िशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.3 दे रखा है, कोएफ़िशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.3 दे रखा है। स्क्यूनेस का फ़ॉर्मूला भी आज जान लो, बहुत हेल्पफुल रहता है। फ़ॉर्मूला होता है मीन, मीन को मैं एक्स बार लिख देता हूँ और माइनस मोड, मीन माइनस मोड और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बड़ा आसान सा फ़ॉर्मूला होता है। अब ये लगाएँगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा। लेकिन भई सबसे पहले ये फ़ॉर्मूला लगाने के लिए इसने मेरे से क्या पूछा है? मोड पूछा है। तो मोड के लिए मेरे को मीन चाहिए, मीन है मेरे पास में। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो, भई 8 बराबर में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन 200 दे रखा है, इंटू 100% ये कटेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 16 आ गया। ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 16 आ गया। अब भई 16 यहाँ रख दो, तो देखो 0.3 बराबर मीन, मीन 200
माइनस मोड मेरे को निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है, 16 यहाँ गुना होगा 4.8 बन जाएगा, बराबर 200 माइनस मोड, मोड उधर जाएगा, वो उधर आएगा, घटेगा, 95.2 बन जाएगा, मतलब 195.2 बन जाएगा एग्जैक्टली ये आंसर। 11 नंबर पे चलते हैं। एबीसी एक इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स दे रखे हैं ये वाले, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। एकदम यार क्या बताऊं, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यार, ठीक है, तो निकल जाएगा और कुछ नहीं, देखते जाओ। सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछने लायक चीज होती है क्या एग्जाम में? अब ये बताओ, ये और ये बराबर करनी है, सर्कम सेंटर ये तो होता है कि रेडियस बराबर होगी। तो भाई मेरे पास में जैसे इसके वर्टिसेस दे रखे हैं -1, 1, 0, -4 और -1, -5। ये बराबर कर लो, ये और ये बराबर कर लो, चाहे कुछ भी, दोनों को, दो चीजों को बराबर कर लो, दो इक्वेशन बनेंगी, एक्स और वाई आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर आ जाएंगे, ऐसे ही सोल्व होता है ये। इसको एक्स वाई मानो, सोल्व करना चालू करो भाई। ठीक है, थोड़ी सी पोजीशन बदल लेते हैं क्योंकि मेरे को पता है लंबा जाएगा मामला। ठीक है, तो एक्स कोमा वाई। अब देख, एक चीज कोशिश करना इस क्वेश्चन में हमेशा कि जीरो वाला इंक्लूड करने की कोशिश करो ताकि कैलकुलेशन इजी बनेगी। दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते टाइम। मिक्स में चलेंगे चीजें भाई, काम सब कुछ ही आएगा। तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर होगा, यार फॉर्मूला भी लिख के देता हूँ। जैसे मान लो x1 y1 एक वर्टेक्स है और x2 y2 एक वर्टेक्स है, डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच में, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हर एक चीजें को डीपली समझते जाओ और इनका यूज केस बनाने की कोशिश करना, और कहीं पे ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे पढ़ रहे हो और डीमोटिवेट हो रहे हो कि ये कैसे कर पाएंगे, नहीं। अब जैसे मान लो दोबारा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें दूरी पूछ ले, तो फिर ये चीज हेल्प करनी चाहिए आपको, आया ना, वेल एंड गुड है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ तक सब क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, इनको रखना सॉल्व करते हैं। अब हर बार चीजें ऐसे लेने की कोशिश करना कि वो पक्का कट के आपके क्वेश्चन को आसान बना रही हो। जैसे देखो, मैं पहले इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेऊंगा तो x प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, और इधर भी देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, तो वो मेरे को हेल्पफुल रहेगी वो चीज। तो मैं पहले इसकी दूरी और इसकी दूरी ले रहा हूँ, ये हरे कलर से जो किया है मैंने। और एक बात बता देता हूँ कि भाई इधर भी रूट और बराबर में इधर भी रूट आएगा, रूट रूट कट जाएगा, तो मैं रूट ले ही नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, बराबर में फिर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में वाई प्लस फाइव का होल स्क्वायर। भाई ये तो पूरा इससे कट जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली देखो मेरे को वाई के अंदर कुछ मिल सकता है, वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 वाई, फिर वाई स्क्वायर कट गए, ये दो वाई उधर जाके जुड़ेगा तो 12 वाई बन जाएगा, 25 इधर आके घटेगा, -24 बनेगा, वाई की वैल्यू -2 मिल जाएगी। एक बार आके चेक कर लेना कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें वाई -2 है। तो सिर्फ देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है, आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। पर मैंने एक ऐसा ओवरव्यू दे दिया है कि आपके पास में अगर ऑप्शन ऐसे दो भी हो तो आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब मान लो जैसे ये और ये ले लेना, या फिर ये और ये कोई भी एक ले लेना, वहां से एक और इक्वेशन मिलेगी, इजीली एक्स और वाई आप कैलकुलेट कर पाओगे। अभी अपन को आंसर मिल गया है, बहुत अच्छी चीज है ये, समझ लेना इन चीजों को। आ जाते हैं 12 नंबर पे। एबीसी एक काम को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं, अल्टरनेट का क्वेश्चन है, तो भाई इनका एलसीएम ले लो पहले। ए बी सी, ये है 18, ये है 24, ये है 60। एलसीएम लेने का बेस्ट मेथड होता है या तो इनको ब्रेक करो, ब्रेक करने से भी ज्यादा बेटर मैं मानता हूँ कि सबसे बड़े वाले के मल्टीपल्स देखते जाओ, पक्का मिल जाएगा। तो भाई जैसे 60 में तो नहीं जा रहा, 120 में भी तीनों में नहीं जा रहा, 180, 180 में तीनों का चला जाएगा। तो देखो 180 में एक बार, अच्छा 180 में भी कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, 360 में जाएगा, 360 में जाएगा। मिटा के लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 360 लिखा। अब देखो ये इसका दुगुना है, 24 से एक बार, 6 और 6 12, 120 यानी 15 बार, और ये 20 बार आएगा, और ये 60 से 6 बार। इतना क्लियर हो गया। अब ये देखो क्या बोल रहा है, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन को करने का ठीक-ठीक मेथड यही है कि कितने डेज़ में ये काम पूरा कर देंगे। अगर ए तो हर दिन काम करता है और बी और सी से अल्टरनेटली असिस्ट किया जाता है, और बी स्टार्ट कर रहा है पहले दिन, मतलब ए के साथ में पहले दिन बी है, ए के साथ में अगले दिन सी है। तो मैं 2 दिनों का काम निकालता हूँ, फिर उसके मल्टीपल्स देखते जाता हूँ, यही करना होता है। तो भई पहले दिन तो 20 + 15 35 काम करेंगे, अगले दिन 20 + 6 यानी कि 20 + 6 26 काम करेंगे। यानी ये 2 दिन में 61 काम कर रहे होंगे, 61 काम कर रहे होंगे 2 दिन में। इसको थोड़ा-सा सुंदर बना के इधर लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएँ। ये क्या कर रहे हैं, 61 काम कर रहे हैं 2 दिनों में। मेरे को तो काम करना है 360,
डायरेक्टली 6 से गुणा मत कर देना, वो काम ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा काम कभी नहीं करवा सकते। तो इसको 5 से गुणा करो, इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा फिर। 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिनों में 305 काम हो चुका है। अब अगले दिन क्या होगा, ए और बी आएँगे। आप एक ग्रुप लेके चल रहे हो जिसमें पहले दिन ए बी, दूसरे दिन ए सी। तो ऐसे ग्रुप अगर खत्म होंगे तो फिर काम शुरू होगा तो पहले ए बी आएगा, यानी फिर 35 ही काम होगा। 35 काम होगा, 1 दिन लेंगे। काम देखो 340 काम हो गया है, दिन हो चुके हैं 11। अभी 340 काम हो गया है, मेरे को 20 ही काम और करवाना है। करवाना किससे है? 26 की एफिशिएंसी से। मतलब कि 20 काम करवाना है 26 की एफिशिएंसी से। दोनों को काट लो, 10/13 आएगा, यानी 11 सही 10/13 दिन लग जाएँगे। ये आंसर बहुत ईज़ी है। ध्यान से बस करना है चीज़ों को, सब कर जाओ। ये भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। अब देखिएगा, इसके भी 2 मेथड बता दूँगा। कुछ ना कुछ मतलब रिलेवेंट हो सकता है वैसा, नहीं भी होगा तो भी आप ईज़िली कर पाओगे। 9 मेन और 12 बॉयज़ एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 9 मेन प्लस में 12 बॉयज़ एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, मतलब 4 दिन में कर रहे हैं। और 4 मेन और 16 बॉयज़ एक काम को 6 दिनों में कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। समझ में तो क्यों नहीं आएगा, शायद 40-45 मिनट की अप्रॉक्स हो गई होंगी और तेरे वेकेशन पे है, वरना पूरा पेपर हो जाता है अपना इतनी देर में। अब समझ में क्यों नहीं आएँगी चीज़ें? इनको बराबर कर लो भाई। बराबर करोगे तो मेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। फिर सब कुछ कर सकते हैं अपन। ये देखो 36 बनेगा और ये 24 बनेगा। तो घटाएँगे तो 12 आ जाएगा और इधर आएगा 12 एम। 48 बनेगा और 96 बनेगा। तो इधर आ जाएगा 48 बॉय। यानी मेन बराबर 4 बॉय आ गया। ये ऐसे काट दिया मैंने 4 बार। अब 2 तरीके हैं करने के। या तो यहाँ से मेन की और बॉय की एफिशिएंसी निकाल लो, 4 और 1 आएगी। पहला तरीका सिर्फ सुन लेना, बहुत काम आता है। मेन और बॉय की एफिशिएंसी को या तो इधर रख देना या इधर रख देना, टोटल वर्क मिल जाएगा। दोनों तरफ से सेम आएगा हमेशा, क्योंकि इक्वल है। टोटल वर्क मिल जाएगा, तो आप टोटल वर्क लिखना और बटे में अब जो भी पूछ रहा है 6 मेन और 24 बॉयज, चलो करवा देता हूँ, काम आएगा। 9 मेन करना है, यानी 9 इंटू 4 करना है तो 36 आएगा। प्लस में 12 इंटू बी करना है, 12 इंटू 1 12 आएगा। 36 और 12 48 बन गया। 48 इंटू 4 मेरा टोटल वर्क है। अब ये काम मेरे को किससे करवाना है? 6 मेन और 24 बॉयज से करवाना है। 6 मेन का मतलब 6 इंटू 4 24 और 24 इंटू 1 24, तो 24 और 24 48 से काम करवाना है। 4 दिनों में काम हो जाएगा। ये तो था एक यूनिवर्सल मेथड जो हमेशा काम आएगा और हमेशा काम करेगा। लेकिन अब जो बता रहा हूँ वो कुछ-कुछ क्वेश्चन में करता है, कुछ-कुछ में नहीं करता। उसका लिमिटेशन है, वो समझ में आएगी आपको। देखो मैंने क्या किया, मेन बराबर 4 बॉय तक ही रखा। 1 मेन बराबर 4 बॉय है। भई यहाँ देखो, मैं 9 मेन को 4 बॉय से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो 36 बॉय बन जाएँगे। 36 बॉय ये बन गए, ये 12 बॉय हैं। टोटल 48 बॉय बन गए, जो किसी भी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे चलो। भई 6 मैन है, 6 मैन को मैं बदलूँगा तो 6 इंटू 4 24 बॉय बन जाएँगे और 24 बॉय और हैं, 48 बॉय बन जाएँगे। भई 48 बॉय तो 4 दिनों में कर रहे थे, इसने भी तो 48 बॉय का ही पूछा है, तो फिर 4 दिन में कर देंगे और यहाँ पे भी 4 दिन ही आंसर आया था। तो कहीं-कहीं ये निकल के आ जाता है, कहीं-कहीं नहीं निकल के आ पाता, तो फिर अपन ये वाली चीज़ लगा देते हैं। ठीक है, भाई 14 नंबर पे आ जाओ। फिर कैलकुलेशन वाला सवाल है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ए एंड बी टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस बी एंड सी इज़ 3:5। मतलब कि ये ए टू बी है, ये दूरी तो 3x है और बी टू सी की दूरी लेते हैं तो ये 5x है। ये क्या बोल रहा है, एक मैन है वो ट्रैवल करता है ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ x एंड बी टू सी एट अ स्पीड ऑफ 50। एवरेज स्पीड पूरी जर्नी में 40 थी, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब x कैलकुलेट करना है, बात ये है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 8x, 5 और 3 8x अपॉन टोटल टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 3x बटे x करेंगे 3 आएगा, 5x बटे 50 करेंगे x बटे 10 आएगा। ये बराबर इसने 40 के दे रखा है। सॉल्व कर लो भाई इसको, 8 से 40 5 बार कट गया, x के बराबर आ जाएगा, ये उधर जाके गुणा होगा तो 5 तिये 15 बनेगा और 5x बटे 10 का मतलब x बटे 2 बन जाएगा। ये उधर जाके घटा दो, 1 x में से आधा x जाएगा तो आधा x बचेगा, x बटे 2 बराबर 15, मतलब x की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब जो भी पूछ रहा है उसमें रख दो। 30 माइनस 10 करेंगे तो 20 आएगा और 30 प्लस 1 करेंगे तो 31, 20 रेशियो 31 आ जाएगा। ईज़ी था, इतना कुछ भी मुश्किल नहीं। ये भी आसान क्वेश्चन है। एक इक्वेशन बनाओ, ईज़िली हो जाएगा। एक मैन है, वो सर्टेन नंबर ऑफ एग्स बाय करता था ₹60 के लिए। तो ऐसे मान लो कि एक्स अंडे बाय करता था और ये मैंने क्या कर लिया, 1 अंडे के पैसे निकाल लिए कि भई ₹60 में उसने मान लो 10 अंडे बाय करे तो 1 अंडा ₹6 का हो जाएगा।
एक आइडिया दे रहा हूँ, तो 60/x कर दिया बराबर। ये बोल रहा है ये 20 मोर अंडे खरीद पाता वन्स द प्राइस इज लोवर्ड बाय 40 पर केजी फॉर द सेम अमाउंट। यानी कि रुपए तो 60 ही हैं उसके पास में अभी भी, पर एक अंडे की प्राइस को उसने 40% घटा दिया है। ठीक है भई? और ये क्या कर रहा है 20 अंडे ज़्यादा खरीद पा रहा है, पहले x अंडे ले रहा था, अब x प्लस 20 अंडे ले रहा है। ठीक है? अब प्राइस का तो क्या ही बताना है, भई 40% से इल प्राइस को लोवर किया है, यानी प्राइस पहले 100 थी, उसको अब 60 कर दिया। फालतू सी कैलकुलेशन है, बस एक इक्वेशन बनानी है ध्यान से, सब कर लोगे। 60 से 60 कट जाएगा और इन दोनों से ये दोनों काट दो। भई अब काटो तो काट लो, गुणा करो तो गुणा कर लो। ये 6x प्लस 120 उधर चला जाएगा और ये 10x इधर आ जाएगा। ये इधर आएगा तो 4x बनेगा बराबर 120, x की वैल्यू आ जाएगी 30। पर मेरे को x नहीं पूछा है, इसने बोला है रिड्यूस प्राइस ऑफ एग क्या होगी? भई पहले 30 थी। अच्छा ऐसे कर लो ना, और बेटर है। भई x की वैल्यू 30 है, मतलब 30 अंडे खरीद पा रहा था, यानी 60/30 यानी 1 अंडे के ₹2 हैं। अब उसने 40% से प्राइस को कम किया है, मतलब 60/100 कर दिया प्राइस को। 2 से 100 50 बार कटेगा, 6/5 करेंगे 1.2 आ जाएगा, मतलब 1 अंडे की प्राइस पहले 2 थी, वो अब 1.2 हो गई। ये आंसर। बेहद ईज़ी है, बस कैलकुलेशन करवाता है और कुछ। अब ये देखो क्वेश्चन में सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलकुलेशन है, इनमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ना कोई कांसेप्ट लगता है, ना कोई दिमाग लगाना है। फ्रस्टम का क्वेश्चन है, अब क्या ही दिमाग लगाओगे इसमें? फ़ॉर्मूले होने चाहिए दिमाग के अंदर, वो लगाते जाओ, सॉल्व करते जाओ इक्वेशंस को, आंसर आते जाएँगे। देखो पढ़ो क्या है, 22.5 मीटर का एक टेंट है, जो फ्रस्टम की शेप में है, ठीक है? फ्रस्टम कैसा होता है? सर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर, यानी कि सर माउंटेड का मतलब होता है कि उसके ऊपर, यानी कि जैसे नीचे एक फ्रस्टम है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। मैं बनाता हूँ, समझ में आ जाएगा। इस तरीके से है, टेंट ऐसा ही होगा कि भई नीचे से चौड़ा होगा, ऊपर से पतला होता जाता है और इसके ऊपर इसने एक फ्रस्टम रखा है, ऐसा टेंट बनेगा। ठीक है भई, वेल एंड गुड है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 22.5 मीटर, यानी कि ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 22.5 है। ठीक है, बना दो भई 22.5 या फिर इधर कर लो 22.5, क्योंकि इनके अंदर इनके अलग-अलग लिख देंगे अपन। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ द अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड आर 21। ये देखो इसने भी यही दे दिया कि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। भाई डायमीटर 21 है, मतलब रेडियस 21/2 है और यहाँ पे रेडियस 39/2 है, 39/2 है। अब अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ कि ये हमेशा अंडरस्टूड होता है कि अगर ये इसके ऊपर सरमाउंटेड है, तो इधर 21/2 मेरे फ्रस्टम की रेडियस है ना, तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी 21/2 ही हो जाएगी। ये अंडरस्टूड चीज़ होती है। ठीक है। एरिया ऑफ क्लॉथ बोल रहा है, जो इसको बनाने के लिए रिक्वायर होगा, और वेस्टेज अपन इग्नोर कर देते हैं कि मतलब वेस्टेज का मतलब वो ऐसा होता है कि जैसे अपन स्टेपल करते हैं, तो ये जो ऊपर एक्स्ट्रा रह जाता है उसको वो इग्नोर करवाता है अपन को हर बार। ठीक है भाई, कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। तो करेंगे ऐसे कि इसमें क्या कर लेंगे, दोनों का अपन सरफेस एरिया लेंगे, वही एरिया ऑफ क्लॉथ हो जाएगा। अब कैसे लेंगे देखो, सबसे पहले मैं हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालता हूँ। क्या होता है सरफेस एरिया? 2 पाई आर स्क्वायर होता है या ना? उसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले प्लीज़ ध्यान रख लेना। चलिए चलो रिवाइज़ करवा देता हूँ मैं एक बार। हेमिस्फीयर के फॉर्मूले बोल रहा हूँ एक बार, ध्यान से बस दिमाग में आँख बंद करके सोचने की कोशिश करना। अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखना है तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। टोटल सरफेस एरिया लिखना है तो 1 पाई आर स्क्वायर, मतलब एक सर्कल और ऐड हो जाता है तो 3 पाई आर स्क्वायर आता है। और वॉल्यूम लेनी लेनी होती है तो 2/3 पाई आर का क्यूब आता है। और अब मैं स्फीयर के बोल रहा हूँ, उसमें टीएसए और एलएसए दोनों बराबर होते हैं, मतलब सीएसए कि दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं और वॉल्यूम लेनी होती है तो 4 उसके अंदर, मतलब उसका डबल हो जाता है, 2/3 का 4/3 पाई आर क्यूब बन जाता है, वो बड़ी ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और इंटू में आर का स्क्वायर करना है। इसके भी देखो ऑप्शन दूर-दूर हैं। मैं एप्रोक्सिमेशन लगाऊँगा इसमें, बिल्कुल। दिख गई मेरे को ये चीज़ अचानक से, लगा दें। आर का स्क्वायर करना है, 21/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 21/2, 21/2। जहाँ 7 से कट रहा है वहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ नहीं कटेगा वहाँ लगा देंगे। 7 से 21 3 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 22 11 बार कट गया। ये बनेगा 63 इंटू 11 693 आ गया। भई ये सीख लो ये चीज़ें कि 6 इधर लिखो, 3 इधर लिखो, बीच में दोनों का जोड़ लिख दो, डायरेक्टली 693 बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी तक इतना कपड़ा निकाल चुके हैं, अब ये कपड़ा और बचा है। ये कपड़ा यानी सरफेस एरिया। अब देखो, कोन से यानी शंकु से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ हर बार फ्रस्टम को। फ्रस्टम का मतलब कोन का सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। सीएसए की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका क्या हो जाएगा?
होगा तो पाई आर एल ही, बस वो आर बदल जाता है। क्या होता है? पाई एल तो सेम आता है, आर की जगह पे आर प्लस आर आ जाता है, इतना ही फ़र्क पड़ता है। तो भई अभी लेकिन एक लफड़ा और है, मेरे पास में बड़ी आर, छोटी आर, पाई तो है, एल नहीं है। एल निकालने के लिए भी भई जब अपन कोण में एल निकालते हैं तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फ़ॉर्मूला लगाते हैं, इसमें थोड़ा-सा बदल जाएगा। क्या होगा? देखो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर तो आएगा, ठीक एच तो सेम रहेगा लेकिन आर थोड़ी-सी बदल जाती है, इसमें आर ये रहती है, इसमें आर माइनस आर करके उसका स्क्वायर करना पड़ता है। थोड़ा-सा चेंज है, बाकी बहुत ईज़ी है। अब वैल्यू रखो और सॉल्व करो। तो सबसे पहला काम तो है एल निकालना। तो देखो क्या होगा, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ये एक बॉक्स बनाते हैं और अलग से सॉल्व कर लेते हैं। एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर करना है। अब भई हाइट सिर्फ़ इसकी लेनी है, ये देख लेना, पूरी मत ले देना। पूरी देखो 22.5 थी। उसमें से ये 10.5 अगर निकाल दें, 21/2 10.5 होता है, तो कितनी बच जाएगी? अरे 22.5 है, उसमें से 10.5 निकाल रहे हैं, तो कितनी बच रही है? 1, 2 12 बच रही है ये वाली हाइट। यानी यहाँ 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, प्लस में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो 39/2 माइनस 21/2 कितना बनेगा? 18/2 यानी 9, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। अब ये कितना बन गया? 14 और 8 22 225 बन गया, मतलब एल बराबर 15 आ गई। एल 15 आ गई तो काम बढ़िया हो गया अपना। पाई है 22/7। अब इसमें 22/7 देखो मैं बताता हूँ, चलो एक बार तो मैं 22/7 ही लिखूँगा। एल की वैल्यू 15 लिखेंगे, आर प्लस आर करना है, तो ये 30, 20, 50, 10, 60/2 यानी 30 बनेगा। अब देखो इसमें काट नहीं पाएगा ये, तो यहाँ पे 22/7 की जगह पे 3.14 ले लेना और 3 ही ले लेना, 0.14 भी छोड़ दो। ठीक है, अब आगे आओ। देखो 15 तिये 45, 45 इंटू 30 करना है अपन को, तो 1350 आ जाएगा। अब भाई ये और ये क्लॉथ तो ऐड होंगे टोटल अपने, तो कितना आ जाएगा 1350 और 693 ऐड करेंगे, 9 और 5 14, 13 और 6 19 और 1 20, 2043 के लगभग ऑप्शन ये वाला है। ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है, लगभग यही ऑप्शन है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और ये इतना डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3.14 नहीं लिया, वो लेते तो एग्जैक्ट आंसर भी आ जाता। पर करना यही है कि दूर-दूर है, एप्रोक्सीमेशन लगाएँ। ठीक है भाई, आ जाओ 17 नंबर पे। एक ट्रेडर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वो फ्लावर मतलब आटा होता है, उसको 35% के प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। इसको हमेशा रेशियो बना के किया करो कि ₹100 की चीज़ को 135 में बेच रहा है और वज़न को भी आप रुपए में बदल दिया करो। वेट को क्या कर रहा है 16% लेस यूज़ कर रहा है। मतलब कि वो क्या कर रहा है कि 100 ग्राम की जगह पे 84 ग्राम ही दे रहा है। तो इसमें आप ये दिमाग लगाया करो कि वो जब खुद खरीद के लाया होगा तो उसने 84 ग्राम के रुपए दिए होंगे, तो कॉस्ट प्राइस में 84 और सेलिंग प्राइस में 100 आ जाएगा। भई ये दोनों तो कट जाएँगे। अब 84 की चीज़ 135 में बेच रहा है, पहली बात तो फ़ायदा कमा रहा है। इसने भी यही दे रखा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताओ। अब भई ये सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन देखो इतने क्लोज़-क्लोज़ हैं। इसमें मैं अप्रॉक्सिमेशन नहीं लगा पाऊँगा। कितना फ़र्क है? 35 और 16 मतलब ₹51 कमा रहा है, 84 पे कमा रहा है और इंटू 100 काट लो भई इनको। 3 से कट रहे हैं 17 बार और 3 से कट रहा है 3 दूनी 6 और 28 बार। 1700 बटे 28 सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है दूसरा। कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 28 से 7 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। अ, 28 से 7 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार जाएगा 168 तो 6 बार 168 चला गया, अब 20 बच गया। 20 में भाग नहीं जाएगा तो 60 आएगा। अब ये 60 देख के भाग के 60 मत कर देना, क्या पता 5 से बढ़ जाए आगे वैल्यू, तो देख लो एक बार। अब 200 आएगा, अरे 200 में तो पक्का 5 से बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि 140 होता है 5 गुना तो, यानी कि ये 60.7 के करीब वैल्यू आएगी और देखो जब भी यहाँ 5 से बड़ा होता है, इसने नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ करके पूछा है, तो ये 1 इधर जुड़ जाएगा, तो 61% आंसर आएगा। पहले ही बोला था, देख के करनी है चीज़। जब करीब ऑप्शन हो तो एकदम एग्ज़ैक्ट निकालने की कोशिश किया करो, वरना फँस जाओगे। 18 नंबर पे आ जाओ। 18 नंबर में क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ 41 नंबर 68 है, उनमें से पहले 21 का इतना है, लास्ट 21 का इतना है। मतलब 21 और 21 42 होते हैं, मतलब ओवरलैपिंग का केस है। मिडल नंबर को अगर हटा दें तो बचे हुए का एवरेज क्या बचेगा? बहुत ईज़ी है कैलकुलेशन करनी। भई पहले सबका निकाल लो, तो सबका आ जाएगा 41 इंटू 68 ठीक है। अब ओवरलैपिंग के केस में इनमें से ये घटाते हैं अपन, ठीक है। यानी 21 इंटू 62 और प्लस 21 इंटू 75 में से ये घटाओ। 21 मैं कॉमन ले लूँगा, 5 और 2 7 ये इतना माइनस 41 इंटू 68 सही जा रहे हैं एकदम अपन, ठीक है। अच्छा इसका अगर किसी को बेसिक समझना है तो भई वो पूरा कर लेना,
कि A1 से लेके A41/41 बराबर दे रखा है 68 और फिर पहले 21 नंबर का ये है, फिर अगले 21 नंबर का ये है, तो 1 नंबर बीच में ओवरलैप करता है, उसी ओवरलैप वाले नंबर को ये हटा के एवरेज पूछ रहा है। कचरा है लेकिन कभी नहीं करना है, करना है इसी मेथड से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना? देखो एक बार ध्यान से समझ लेना चीज़ कि भई मैंने जो टोटल था उसमें से इन नंबर्स का टोटल घटाया, तो अब यहाँ से वो जो एक्स्ट्रा वाला नंबर है वो आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसने क्या बोला है कि मिडल नंबर यानी जो एक्स्ट्रा वाला नंबर है उसको हटा दें। तो भई ये अपना टोटल है, इस टोटल में से इस नंबर को हटा दें, तो बोल रहा है बचे हुए नंबर्स का एवरेज बताओ। अरे तो यहाँ से जो भी आएगा उसको अपन इसमें से घटाएँगे। तो मैं पहले ही घटा देता हूँ। 41 इंटू 68 में से इस चीज़ को पहले ही घटा देंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। यानी ये चीज़ 2 बार आ गई। क्या आ गया? 2 इंटू 41 इंटू 68 अरे जुड़ रहे हैं ना तो 2 बार हो गई एक तरीके से। उसमें से माइनस करना है 21 इंटू 137। अब ये जो भी आएगा, ये 40 नंबर बच गए हैं मेरे पास में, इसमें मैं 40 का भाग लगाऊँगा तो बचे हुए नंबर का एवरेज आ जाएगा। ये चीज़ मेरे को सॉल्व करनी है। अब भई इसको तो करना ही पड़ेगा, कोई मजबूरी नहीं है सॉल्व करनी। तो देखो भई करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 41 बनेगा 82। अब 82 को 68 से करना है। इसको ऐसे कर लो कि 8 इंटू 2 बाहर-बाहर की करो या फिर और कोई बेटर मेथड? ऑप्शन भी दूर नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा कैलकुलेट। तो ऐसा कर लो 8 दूनी 16 का 6, 1 कैरी लग गई। अब देखो, बाहर-बाहर की मल्टीप्लाई 8-8 64, अंदर-अंदर की मल्टीप्लाई 12, 64 और 12 बन गया 76, 1 कैरी वाला था, तो 77 बन गया, 7 आ गया, 7 कैरी लग गई फिर से। अब इधर-इधर की मल्टीप्लाई कर लो, 8 छीं 48, 48 और 7 बन जाएगा 55, 5576 आ गया भई ये तो। होप सो मैं सही कर रहा हूँगा, कहीं कोई कैलकुलेशन की एरर नहीं होगी तो ठीक-ठीक आंसर आ जाएगा। 21 इंटू 7 होता है 147 का 7, 14 कैरी लगेगी। 21 इंटू 3 63 में 14 जुड़ेगा तो 77 आएगा, 7 फिर 7 कैरी लगेगी, 21 और 7 बन जाएगा 28। इसको सोल्व करेंगे, 16 में से 7 जाएगा तो 9 आएगा, फिर 16 में से 7 जाएगा तो 9 आएगा और यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 2। 2, 6, 9, 9। अब इसमें 40 का भाग लगाना है। अभी पता लग जाएगा सही क्या है, गलत क्या है, सब कच्चा-चिट्ठा सामने खुल जाएगा। इसको 4 इंटू 10 ट्रीट किया करो। 4 से इसमें भाग लगा दो, तो 6 बार जाएगा, ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, आंसर मिल रहा है। 6 चौके 24, फिर 2 बचेगा 29 तो 7 चौका 28। मैं 67 देखते ही आँख बंद करके इस पे टिक कर दूँगा। मेरे को बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है क्योंकि ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है और सही करके आए हैं। ठीक है भई, आ जाते हैं 19 नंबर पे। ईज़ी क्वेश्चन है ये तो बहुत ज़्यादा कि सी एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। मतलब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये बोल रहा है P एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के, तो P एक्सटर्नल पॉइंट है। P और PB 2 टेंजेंट है, तो ये 2 टेंजेंट बना दिए अपन ने और ये बोल रहा है दोनों A और B पॉइंट पे मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हैं। PA और PB जो है ना वो एक दूसरे के साथ में 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हैं। तो ये बोल रहा है POA एंगल बताओ, POA मतलब यहाँ पे मैच करवा दो। अरे यार! ये कोई क्वेश्चन नहीं है देखो। अपन को पता है कि सर्कल के सेंटर से अपन रेडियस मतलब कोई भी लाइन बनाते हैं जो टेंजेंट पे डलती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है और ये 2 ट्रायंगल बनाए मैंने, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि इसमें देखो भई अ, समझना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को कि रेडियस और रेडियस बराबर है, एंगल और एंगल बराबर है, साइड एंगल और ये साइड भी दोनों बराबर हैं क्योंकि किसी भी एक पॉइंट से डाली गई टेंजेंट हमेशा बराबर होती है। तो साइड एंगल साइड एसएएस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। पूरा 60 था, यानी ये 30 होगा, ये 30 होगा। इसने मेरे से ये एंगल पूछा था, भई एक 90, एक 30 तो ये 60 बच गया, 180 में से घटाने पे 60 आ गया। बेहद ईज़ी। 20 नंबर पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक मैन है, वो 480 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल करता है, पार्शियली बाय एयर एंड पार्शियली बाय ट्रेन। इफ ही हैड ट्रैवल ऑल द वे बाय एयर, ही वुड हैव सेड 4/5 ऑफ द टाइम ही वुड हैव टेकन। थोड़ा-सा डरावना है, लेकिन आसान बनाते हैं। एक आदमी है, पहले क्वेश्चन को समझ लो एक बार अच्छे से। वो 480 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। कुछ दूरी एरोप्लेन से, कुछ दूरी ट्रेन से। लेकिन इसने कंडीशन दे रखी है कि अगर उसने पूरी दूरी एयर से, एरोप्लेन से ट्रैवल करी होती तो वो 4/5 टाइम बचा लेता, लेकिन किसका? जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा होता, उस वाले टाइम का 4/5 टाइम बचा लेता और अपनी डेस्टिनेशन पे 2 घंटे पहले पहुँच जाता। डिस्टेंस कवर्ड ट्रैवलिंग बाय ट्रेन अपन दोनों ही निकाल देंगे, ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ। अपन ये मान लेते हैं कि ट्रेन से दूरी ट्रैवल करने में जो टाइम उसे लगा है
ट्रेन का टाइम वो टी मान लेते हैं। मेरी मर्ज़ी से मैंने कुछ भी मान लिया, ठीक है। अब इसने क्या बोला वो इसका 4/5 बचाता है ट्रेन से लिए गए समय का और बचाता कितना है? देखो 2 घंटे पहले पहुँचता है यानी 2 घंटे बचाता है वो। तो यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूँगा तो ये 2 बार कटेगा 5/2 आ जाएगा। यानी कि ट्रेन से जो लिया गया समय है वो 5/2 है। ठीक है। यानी कि एरोप्लेन से लिया गया समय निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरी दूरी वो 4 घंटे में ट्रैवल कर रहा था, उसमें से 5/2 उसने ट्रेन से ट्रैवल किया, घटाएँगे तो एयर का टाइम आ जाएगा कितना? देखो 4 दूनी 8 माइनस 5 यानी 3/2 इतना टाइम उसने एरोप्लेन से लिया है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, आसान ज़्यादा ये रहेगा कि अपन एरोप्लेन वाली दूरी निकाल पाएँ और उसको अपन टोटल में से घटाएँगे तो ट्रेन वाली दूरी आ जाएगी, बहुत बेटर रहेगा। तो पता है करना क्या है? ऐसा कर लेते हैं कि देखो एयर का टाइम है, ये एक बार बाद में आते हैं। पहले एक बात ये बताओ कि वो 4 घंटे पूरी जर्नी में ले रहा था, उसमें से उसने 2 घंटे बचाए एरोप्लेन वाले, यानी वो 2 घंटे चला एरोप्लेन में, ये बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो एरोप्लेन में उसने स्पीड कितनी रही होगी? भई 480 की दूरी है, 2 घंटे में ट्रैवल करी, यानी 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एरोप्लेन उड़ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पार्शियली वाली बातें करता, तो उसने टाइम इतना लिया है और स्पीड ये है, तो दूरी आ जाएगी पार्शियली वाले में एरोप्लेन की। ठीक है भाई 240 इंटू 3/2 करेंगे 720/2 यानी 360 आ जाएगी पार्शियली एरोप्लेन की दूरी। हाँ या ना? तो अब भाई टोटल दूरी तो 480 है, उसमें से पार्शियली 360 वो एरोप्लेन में गया है, घटाएँगे तो 120 ट्रेन की आ जाएगी। इसने यही पूछा था डिस्टेंस टेकन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो ये ट्रेन की है, ये एरोप्लेन की है, जो भी पूछेगा वो बता सकते हैं, 120 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहद ईज़ी था, 21 नंबर पे आ जाते हैं। एक बार इसको ग्रैस्प कर लेना थोड़ा-सा क्योंकि समझने में चीज़ें मुश्किल है और आसान। ठीक है, 21 नंबर पे आ जाओ। मीडियन डेट ऑफ द ईयर 2019 रिटन एज़ डीडीएमएम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है जबकि बहुत ईज़ी है। मैंने पढ़ाया था पूरा मीडियन निकालना, कैसे निकालते हैं? 2019 के अंदर दिन देखो, एक नॉर्मल ईयर है, लीप नहीं है ये, यानी इसमें 365 दिन है। तो अपन n+1/2 करते हैं। ये 366/2 करेंगे तो 183 आ जाएगा। मतलब 183 वाली पोज़ीशन पे जो भी होगा वो अपना मीडियन होगा इस 2019 वाले साल का। आया ना? ठीक है। तो अब पहले 183 निकालो। तो देखो नॉर्मल साल है मतलब जनवरी में 31 दिन, फरवरी में सिर्फ 28 दिन, ठीक है। फिर मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, ठीक है? फिर मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 31। एक बार यहीं तक रुक जाते हैं, क्या पता पूरे हो जाएँ। तो देखो 31 और 31 और 31 ये बन गया 93 डेज़। 30 और 30 बन गए 60 दिन, तो ये बन गया 153 और ये 28 दिन और आ जाएँगे 5, 6, 7 181 दिन यहाँ तक हो गए हैं, तो इसका कोई काम नहीं। यहाँ तक देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वो खत्म हो चुकी है, जून खत्म हो चुकी है, ठीक है। 181 दिन हो गए हैं, अब 182 और 183 2 दिन आगे जाना है मेरे को। जून के बाद में 2 दिन आगे मतलब 2 जुलाई पे जाएँगे अपन। बस ये बोल रहा है कि 2 जुलाई को डीडीएमएम में कैसे लिखोगे? तो 02 और जुलाई 7वाँ महीना होता है तो 07 तो 02, 07 यहाँ। बहुत ईज़ी लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में। लिए मतलब सच में मज़ा देके जाता है। 22 नंबर पे आते हैं। मीडियन पूछा है, मीडियन निकालना फिर से अभी-अभी देखा है। क्वेश्चन्स के मतलब जो भी नंबर होता है पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर मीन बता दो। अरेंज कर लेते हैं। भई ए कोई एक नंबर है, उसमें से जितना ज़्यादा घटाओगे उतना छोटा होगा वो नंबर। तो देखो सबसे ज़्यादा यहाँ घटाया हुआ है, यानी ये सबसे छोटा नंबर होगा। फिर ये होगा a माइनस 2.5 ये दोनों ले चुके हैं। अब अच्छा लेकिन नहीं, 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 a माइनस 3 भी तो है, तो यहाँ आएगा a माइनस 3 फिर यहाँ आएगा a माइनस 2 ठीक है? ये दोनों आ जाएँगे। अब आएगा a माइनस 0.5 तो a माइनस 0.5 अब आ जाएगा a माइनस 0.5 लेकिन a तो है ही नहीं तो a नहीं लेंगे, a नहीं लेंगे। अब आ जाएगा a प्लस 0.5 ठीक है? ये आ गया। अब a प्लस 4 आ जाएगा फिर a प्लस 5 आ जाएगा। a प्लस 4 a प्लस 5 ठीक है? देखो नंबर गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर है। 8 प्लस 1 करेंगे 9, 9/2 करेंगे 4.5, 4.5 का मतलब चौथे और पाँचवें का एवरेज। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवें का एवरेज, यानी a माइनस 2 प्लस a माइनस 0.5/2 करना है, 2a माइनस 2.5/2 करना है, a माइनस 25 का आधा कितना होता है? 1.5
1.25 यानी a माइनस 1.25 ये आंसर है। बहुत ईज़ी था, मज़ेदार। ये क्या दे रखा है 23 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। एक न्यूमरेटर है, इस क्वेश्चन को हमेशा कैसे करना है कि इस क्वेश्चन में कभी भी है ना न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का क्वेश्चन मिले, इक्वेशंस नहीं बनानी है। इक्वेशन बना के इज़िली कर सकते हैं, पर बनानी नहीं है। पता है करना क्या है? ऑप्शन से जाना है हर बार, बहुत ईज़ी पड़ जाएगा, जल्दी कर पाओगे। देखो कंडीशंस देखो, कि न्यूमरेटर जो है वो 10 कम है डिनोमिनेटर से। ये तो हर ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को। तो पहली कंडीशन से तो आंसर नहीं आ पाया, अगली देखो लेकिन, कि न्यूमरेटर में 12 बढ़ाया जाए। न्यूमरेटर में 12 बढ़ाओ, ये बनेगा 31 और डिनोमिनेटर में 5 घटाया जाए तो बनेगा 25। तो ये बोला है 5:4 बनेगा। अरे नहीं आ रहा। 25 में फिर 12 जोड़ो 37। एक कॉमन सेंस लगा लो ना कि भाई 37 आ रहा है, 31 आ रहा है, इर्रेशनल नंबर हैं, कट ही नहीं पाएँगे, मतलब प्राइम नंबर है एक तरीके से, सॉरी इर्रेशनल बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर है, कट ही नहीं पाएँगे। ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ, 23 में से अगर मैं 12 जोड़ता हूँ तो 35 बनता है, कट सकता है। क्यों? क्योंकि देखो 33 में से भी मैं 5 घटाऊँगा तो 28 बनेगा, 7 से काटेंगे 5/4 बन जाएगा, यही अपना आंसर है। बेस्ट अप्रोच। बाकी बेसिक से जाना है, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मान लो कि आपका जो नंबर है वो x अपॉन y है, न्यूमरेटर जो है वो 10 कम है डिनोमिनेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर 10 बड़ा है, मतलब y जो है वो 10 बड़ा है। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे कि न्यूमरेटर में 12 बढ़ाया जाता है, यानी x में 12 बढ़ाया जाता है और डिनोमिनेटर में 5 घटाया जाता है, तो नंबर 5/4 ऑब्टेन्ड होता है। यहाँ पे x की वैल्यू रख देना। एक इक्वेशन बनेगी y के अंदर, इजीली सोल्व कर पाओगे, y और x निकल जाएगा, कहीं कोई इश्यू नहीं। कर लेना एक बार इसको सोल्व सिंप्लीफाई, ताकि नॉलेज पता लग जाए, बेसिक भी ध्यान होना चाहिए, आगे काम आ सकता है। तो इस नंबर पे चलते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल दे रखी है 4/3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, यानी लेंथ बराबर 4/3 इंटू बी है। एरिया ऑफ द होल इज 300। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो ये दे रखा है 300। लेंथ की वैल्यू है 4/3 बी, बी ही है, बराबर 300। तो बी का स्क्वायर बराबर 300 इंटू 3 900/4 आएगा, यानी बी बराबर 30/2 आएगा, मतलब बी बराबर 15 आ गया। बी 15 आ गया, 15 से 3 5 बार कटेगा, 5 चौके 20, एल आ गया 20। ये बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ, दोनों का अंतर 5 है, 5 आंसर। 25 नंबर पे आ जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करोगे? देखो, इन दोनों को देखो एक बार, क्या दिख रहा है? अ, ऐसा दिख रहा है मेरे को कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 98 माइनस 97 और इनटू में 98 प्लस 97, इनको दो-दो ब्रैकेट्स में बना लो। यहाँ भी, ऐसे करके यहाँ। तो ये तो हर बार 1 बनता जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। यानी बचेगा 98 प्लस 97, यहाँ बचेगा 96 प्लस 95 और ऐसे चलता जाएगा और ये लास्ट में 12 प्लस 11 तक बचेगा। अब ये मिल गया, अब बाएँ हाथ का खेल है। एसएन निकालना है, एपी का फॉर्मूला याद है n/2 इंटू ए प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन बस अपन को पता करना है, फर्स्ट टर्म मेरी 11 है, लास्ट टर्म मेरी 98 है। भाई एन कैसे पता करेंगे? अरे फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म वाला फॉर्मूला होता है। एन की वैल्यू 98 है, ए की वैल्यू 11 है फर्स्ट वैल्यू, एन माइनस वन निकालना है, डी की वैल्यू 1 है, देखो अंतर 1 का चल रहा है, तो 1 आ जाएगा। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे कि ए को आप 98 ले लेते, तो ए 98 आ जाता, ए एन की वैल्यू 11 आ जाती, तब यहाँ पे बस डी आपको -1 लेना होता, थोड़ा-सा वो फ़र्क पड़ जाता, क्योंकि उसमें फिर अंतर -1 चल रहा होता। कोई बात नहीं, यहाँ से सोल्व कर लेंगे। 98 में से 11 जाएगा, तो ये बचेगा 87 बराबर n-1, यानी n की वैल्यू 88 आ जाएगी। n 88 आ जाएगा, 88 यहाँ पटक दो, ये बनेगा 44 और ये बनेगा 8 और 1 9, 109 इंटू करना है। 44 इंटू 109 करेंगे, यूनिट डिजिट देखो, 9 इंटू 4 भाई 2 में आ रहा है। डिजिटल सम लगा दें क्या? लगा दो। ये 1 है, इधर 8 है, 8 आना चाहिए डिजिटल सम। देखो भाई, अच्छा, और मैं 6 ही वाले ऑप्शन चेक करूँगा ना, क्योंकि यूनिट डिजिट भी 6 बन रहा है। तो मैं सिर्फ ये और ये ऑप्शन चेक करूँगा जिसमें डिजिटल सम 8 बन रहा हो। तो 9 तो कट गया, 6 और 4 10 और 7 17 का 8 बन तो रहा है, एक बार इसमें और देख लो। 9 कट गया, 6 और 4 10 और 2 12, इसमें तो 3 आ रहा है। भई ये तो आंसर नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा यही वाला ऑप्शन। बहुत शानदार क्वेश्चन था। पेपर भी बहुत मस्त तो था, क्वेश्चन अच्छे थे, मैं मानता हूँ। लेकिन भई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। अगर आप इनको एक ऐसे नज़रिए से पढ़ते हो कि भई अपन चीज़ें सीख लेते हैं, काम आएँगी और किसी क्वेश्चन में इनका यूज़ केस बन सकता है, तो करो, वरना फिर छोड़ दो चीज़ों को, ठीक है? बाकी कर लेंगे अपन पूरे 15 पेपर, कोई इश्यू नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।